गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आपके फोर्थ ईयर का सिलेबस है उसमें जो पहली यूनिट है आपकी न्यूक्लिक एसिड में आपका डीएनए स्ट्रक्चर्स का, उसके फॉर्म्स, केमिकल कंपोजिशन, फंक्शंस एंड यूनिट्स ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक कोड, ये डीएनए के बारे में है। उसके बाद आरएनए है और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है, ठीक है ना। ये चीज़ें तो उसमें से हमने पढ़ लिया। एक तो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने, ठीक है, लास्ट क्लास में पढ़ा था। वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था उसका, ठीक है ना, डबल हेलिक्स वाला, वो चीज़ हमने पढ़ी थी। उसके बाद इसका केमिकल कंपोजिशन पढ़ लिया कि डीएनए जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है मेनली, ठीक है ना। आज हम उसका जो इम्पोर्टेंस है डीएनए का वो पढ़ के इसके आगे हम डीएनए की फॉर्म्स पढ़ेंगे कि डीएनए की कौन कौन सी फॉर्म्स पाई जाती है, कौन कौन सी टाइप्स हैं इसके, ठीक है। तो डीएनए की जैविक महत्व के बारे में बात करते हैं, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनमें डीएनए जो होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है, सबसे महत्वपूर्ण जैविक पदार्थ है और इसके द्वारा बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। कौन कौन से किए जाते हैं मैंने अंडरलाइन भी कर ली है आपके लिए कि एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, जो जेनेटिक जो डाटा होता है वो डीएनए के अंदर होता है। डीएनए क्या करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी सूचनाओं को भेजता है, लक्षणों का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। जो हमारे पेरेंट्स से जो लक्षण आए हैं, कैरेक्टर्स आए हैं, जो चाइल्ड के अंदर जाते हैं, किसके थ्रू होकर के जाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर थ्रू होकर जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर जो इकाई होती है वो होती है डीएनए, उसकी यूनिट क्या होती है, डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या होते हैं, जीन होते हैं। क्या होता है, जीन। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक सूचनाएं कौन भेजता है, डीएनए के द्वारा भेजी जाती है। डीएनए जो होता है इसके द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है और प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो सूचनाएं होती हैं उसको सोर्स के रूप में काम करता है डीएनए, ठीक है ना। तो डीएनए जो होता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो सूचनाएं भेजते हैं उसका सोर्स कौन है, डीएनए, ठीक है। डीएनए कोशिका के अंदर जितनी भी सेल के अंदर जितनी भी केमिकल एक्शंस होती हैं उन सबको रेगुलेट करता है, उन सबको कंट्रोल करता है। कौन करता है, डीएनए। तो कोशिका के अंदर जितने भी केमिकल एक्शंस होते हैं उन सबको, रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण और उनका नियमन, है ना, उसका कंट्रोल और उसका रेगुलेशन कौन करता है, डीएनए करता है, ठीक है। डीएनए की एक इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर है इसका, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है इसमें सेल्फ डुप्लीकेशन की क्षमता होती है। एक तो डीएनए में रेप्लिकेशन भी होता है, ठीक है ना, कि वो अपने जैसे और डीएनए बना सकता है और खुद रेप्लिकेशन भी कर लेता है। इसको कहते हैं सेल्फ डुप्लीकेशन, यानी खुद के अंदर डबल बनाने की क्षमता होती है, स्वयं द्विगुणित हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है ना। इसकी क्षमता भी इसमें पाई जाती है। और डीएनए में आरएनए का क्या होता है, अनुलेखन होता है, ट्रांसक्रिप्शन। 2 चीज़ें आपको पढ़नी है आगे जाकर के, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, है ना। तो ट्रांसलेशन तो अनुवादन होता है और ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन होता है। तो डीएनए से बनता है एमआरएनए। डीएनए से कौन सा आरएनए बनता है, एमआरएनए जो होता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। तो डीएनए से सूचनाएं कहाँ जाती है, एमआरएनए में जाती हैं। इस क्रिया को कहते हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इस एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है, या फिर दूसरा डीएनए बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती है, तो आरएनए का निर्माण अनुलेखन के द्वारा होता है। कहाँ होता है, डीएनए में होता है। और डीएनए वैसे बहुत ही अच्छी एक कंप्लीट यूनिट मानी जाती है, बहुत ही ये स्टेबल होती है ये यूनिट। और इसके कारण इसमें जो उत्परिवर्तन या जो म्यूटेशन होता है या जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है ना, या जो भी परिवर्तन होने वाले होते हैं आनुवंशिक रूप से, उसकी संभावना इसमें बहुत कम होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि डीएनए जो है उसमें म्यूटेशन या उत्परिवर्तन नहीं होते, बिल्कुल नहीं होता है, इसमें होते हैं म्यूटेशन, ठीक है ना। उत्परिवर्तन जब नहीं होंगे, जब जीवों में, सजीवों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी किस में होती है, सजीवों में होती है, जीवों में होती है ना। और डीएनए हमारी क्या है, आनुवंशिक इकाई है, जेनेटिकली हमारी यूनिट है ये, ठीक है ना। तो अगर हमारे अंदर म्यूटेशन होंगे ही नहीं तो क्या हम एक दूसरे जैसे ही दिखाई देंगे, बिल्कुल। उत्परिवर्तन जो होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, उसी के दौरान उत्पन्न होते हैं। कुछ परिवर्तन होते हैं जो अचानक उत्पन्न हो जाते हैं, है ना, बिल्कुल अचानक उत्पन्न हो जाते हैं, उनको कहते हैं उत्परिवर्तन। किसी भी जीव में अचानक आने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं, म्यूटेशंस कहलाते हैं, ठीक है ना। और ये किस में परिवर्तन आने से होता है उत्परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन आने से। वैसे तो ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही न्यून होता है, बहुत ही कम होता है, वेरी लो,
ठीक है ना, लेकिन फिर भी हो सकता है, ठीक है ना। और इसी से क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव से क्या हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है, दिखाई देता है। और जैव विविधता क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। जीवों में वातावरण के प्रति अनुकूलन उत्पन्न होता है, ठीक है। तो उत्परिवर्तन बने रहेंगे, म्यूटेशन होंगे तो जीवों में विभिन्नता होगी, विभिन्नता होगी तो जीवों का अस्तित्व बना रहेगा, ठीक है ना। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके आगे देखेंगे हम डीएनए के फॉर्म्स, कि डीएनए की कौन कौन सी फॉर्म्स में पाया जाता है। तो डीएनए जो होता है, इसका जो अस्तित्व है, इसके 6 फॉर्म्स बताता है। कितनी फॉर्म्स, 6। 6 कौन कौन सी है, ये तो ए होती है, बी होती है ना, सी होती है, डी होती है और ई होती है। ये कुछ फॉर्म्स हैं इसकी, ठीक है ना। डीएनए की क्या है, फॉर्म्स है। तो डीएनए, ए डीएनए भी होता है, बी डीएनए, सी डीएनए, ई, है ना, जेड। इसमें से जो मैन है वो होता है आपके, एक तो बी डीएनए और एक जेड डीएनए। ये 2 चीज़ें मैन है इसमें। ये 2 चीज़ें हमें खास करके समझनी होंगी, बाकी हम पढ़ेंगे सबके बारे में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। इसमें अधिकांश जो प्रतिरूप हैं, केवल बी और जेड को छोड़ दो, तो बाकी सब जो हैं इनको क्या कर सकते हैं हम, प्रायोगिक अवस्थाओं में यानी प्रैक्टिकल लैब के अंदर इसको उत्पन्न किया जा सकता है, यानी इसको कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली इसको प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है ना। और इनके कुछ जो प्रतिरूप होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो सकते हैं, इनका फॉर्मेशन हो सकता है, रूपांतरित हो सकते हैं, ये ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लक्षण बात करते हैं हम ए डीएनए के बारे में। जो सबसे पहला डीएनए, ए डीएनए, ठीक है। इनको एक मैं चार्ट के द्वारा भी आपको बताऊंगा कि डीएनए, इन सब डीएनए में क्या क्या अंतर है, कंपेरेटिव अपन स्टडी भी करेंगे इसकी। तो ये डीएनए क्या होता है, दाहिनाव्रत कुंडलन होता है। दाहिनाव्रत कुंडलन मतलब क्या होता है कि इसकी जो कुंडली, आपने डीएनए देखा होगा, इस तरीके से इसकी संरचना होती है ना। तो इसकी जो कुंडलन होता है वो दाहिनाव्रत होता है। दाहिनाव्रत मतलब ये ऊपर की ओर इस तरीके से जाता है, ठीक है ना। तो ये दाहिनाव्रत कुंडलन कहता है, इसको कहते हैं राइट हैंडेड। क्या कहते हैं, राइट हैंडेड। जो इसमें हेलिक्स होता है, रोटेशन कैसा होता है, हेलिक्स का रोटेशन राइट हैंडेड होता है। और आप देखिएगा, केवल जेड को छोड़ दें, केवल जेड को छोड़ दें तो बाकी सभी में राइट हैंडेड रोटेशन होता है। हेलिक्स का रोटेशन कैसा होता है, राइट हैंडेड होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, सभी प्रकार के डीएनए की फॉर्म्स में राइट हैंडेड क्या होता है, हेलिक्स का रोटेशन होता है। कुंडलन जो होता है उसका रोटेशन कैसा होता है, राइट हैंडेड होता है, यानी दाहिनाव्रत होता है, या यूं कह सकते हो दाएं हाथ की तरफ होता है, ठीक है ना। क्या होता है, दाहिना हाथ की तरफ, या इसको दक्षिणावर्त भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दक्षिणावर्त, ठीक है। ये डीएनए का जो है, ए डीएनए, ये डीएनए का निर्जलीकृत प्रतिरूप है। निर्जलीकृत मतलब इसमें पानी की क्या होती है, कमी होती है। निर्जल, है ना, निर्जल मतलब जल की क्या है, कमी है। और सोडियम क्या है, आयन ज़्यादा है, पानी कम है, सोडियम ज़्यादा है। और इसका जो एक कुंडलन होता है, उसमें एक कुंडलन के अंदर 11 बेस पेयर पाए जाते हैं, 11 क्षार के युग्म पाए जाते हैं। कितने क्षार युग्म पाए जाते हैं, 11। हमने जब पढ़ा था, जो वॉटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था, वो मॉडल किसको आधार बना के दिया गया था, बी डीएनए को आधार बना के दिया था, जो सभी सजीवों में कॉमन रूप से पाया जाता है, ठीक है। उसमें हमने देखा था एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। यहाँ पर कितनी होती है, ए डीएनए में एक कुंडलन की लंबाई 28.10 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। बी डीएनए में एक कुंडलन में 10 क्षार युग्म पाए जाते थे। ए डीएनए में कितने पाए जाते हैं, 11 क्षार युग्म पाए जाते हैं। बी डीएनए का देखा था व्यास कितना होता है, नीचे से जो इसकी विड्थ बताई थी मैंने, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ए डीएनए में ये विड्थ कितनी होती है, 22 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और ये डीएनए जो होता है, बी डीएनए भी कैसा है, राइट हैंडेड है, ठीक है ना। इसका रोटेशन कैसा है, हेलिक्स का रोटेशन दाहिनावर्त या दक्षिणावर्त होता है। और प्रत्येक क्षार युग्म का अक्ष से झुकाव, यानी जो मैन एक्सिस होती है, ठीक है ना, जो एक्सेल जो होती है उसका एंगल जो होता है, एंगल फ्रॉम एक्सिस, वो होता है लगभग 6.3 डिग्री। किसमें, बी डीएनए में, किसमें, बी डीएनए में। और ए डीएनए में होता है ये 20.2 डिग्री, ठीक है। और हमने ये देखा था कि बी डीएनए में जो एक युग्म है, क्षार युग्म, ठीक है, एक नाइट्रोजनी बेस पेयर है और दूसरे नाइट्रोजनी बेस पेयर के बीच में जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, ऊंचाई होती है, अक्षीय ऊंचाई जिसको कहा था, 2 क्षार युग्मों के बीच की, 2 बेस पेयर के बीच की जो हाइट है उसको कहा था 3.4 एंगस्ट्रम होती है। और एक में 2 क्षार युग्मों के बीच में अगर 3.4 एंगस्ट्रम है तो कितने क्षार युग्म है, 10 है। तो टोटल कितनी हो गई, 3.4 इंटू 10, तो टोटल कितनी है, 34 एंगस्ट्रम। कितनी है, 34 एंगस्ट्रम। यही हमने पढ़ा था, ठीक है। और इसमें जो बेस पेयर होता है ना, एक बेस पेयर के बीच की
ऊंचाई कितनी होती है 2.56 एंगस्ट्रॉम होती है। और मैंने एंगस्ट्रॉम बता दिया था कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है आपके 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, 10 की घात -10 मीटर होता है। ठीक है, तो ये ए डीएनए और बी डीएनए। अब बात करते हैं सी डीएनए और डी डीएनए की बात करते हैं। तो सी डीएनए जो होता है ये भी कैसा है, राइट हैंडेड होता है। इसका हेलिक्स रोटेशन कैसा है, राइट हैंडेड है। डी डीएनए में भी कैसा है, राइट हैंडेड है। केवल जेड डीएनए पढ़ेंगे हम जिसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड होगा। अब सी डीएनए का निर्माण कैसे होता है, तो हमने जो ऊपर देखा था कि जो ए डीएनए था उसमें तो क्या था, पानी कम था, जल कम था, जल की कमी थी, है ना, और सोडियम आयन ज़्यादा थे। और बी डीएनए में देखा तो वहाँ पे सोडियम आयन ज़्यादा कम थे, ठीक है ना, और पानी क्या था, ज़्यादा था। ठीक है, दोनों में उल्टी कंडीशन थी। अब सी डीएनए की बात करें तो इसकी जो बनने की कंडीशंस होती है वो थोड़ी सी स्पेशल कंडीशंस होती है, स्पेशल एनवायरमेंट कंडीशन में ये बनता है। और इसमें डीएनए का जो पेरीमीटर होता है, या यूँ कह दो कि उसका जो व्यास होता है ना, डायमीटर होता है, वो होता है 19 एंगस्ट्रॉम। और इसके एक कुंडलन में कितने क्षार युग्म है, 9.5। ठीक है, 9.5 ये एवरेज निकाला है, 9.5। ठीक है ना, आधा नहीं होता वैसे तो, लेकिन एवरेज निकाला है कितने क्षार युग्म पाए जाते हैं। और क्षार युग्मों के मुख्य अक्ष से जो मैन एक्सिस से इसका जो एंगल बनता है वो होता है 7.8 डिग्री का होता है। और दो क्षार युग्मों के बीच की जो हाइट है वो होती है आपकी 3.32 एंगस्ट्रॉम। उसमें कितनी थी, 3.4 थी, इधर 3.32 है। ठीक है, अब डी डीएनए की बात करते हैं। डी डीएनए भी कैसा है, राइट हैंडेड है। ठीक है, एक कुंडलन में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, 8 बेस पेयर पाए जाते हैं। और इनके बीच में जो एक्सिस से झुकाव है वो होता है 16.7 डिग्री का होता है। और प्रत्येक युग्म, दो क्षार युग्मों के बीच की जो एक्सियल हाइट है वो होती है आपकी 3.03 एंगस्ट्रम। कितनी होती है, 3.03 एंगस्ट्रम। ये एक्सियल हाइट है किसकी, नाइट्रोजनी बेस की। दो बेस पेयर के बीच की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 3.03 एंगस्ट्रॉम होती है। अब लास्ट एंड फाइनल बात करते हैं जेड डीएनए। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको इंपॉर्टेंट लगाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए लगाना है क्योंकि जो वाटसन और क्रिक का मॉडल था वो बी डीएनए पर आधारित था, जो अधिकतर जीवों में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जेड डीएनए जो है इन चारों से थोड़ा अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इसका जो प्रतिरूप है, इसका जो फॉर्म है वो कैसी होती है, तो ये वामाव्रत होता है। वामाव्रत मतलब ये लेफ्ट हैंडेड रोटेशन होता है इसका। कैसा रोटेशन होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है। इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 18.5 एंगस्ट्रम। कितना है, 18.5। और एक कुंडलन में इसमें सबसे ज़्यादा बेस पेयर पाए जाते हैं। कितने होते हैं, 12 बेस पेयर। उसमें देखा था कितने थे, बी डीएनए में 10 थे। इसको बी डीएनए से ही कंपेयर करना है। ठीक है ना, मेन जो है वो दो ही है, बी डीएनए और जेड डीएनए। ठीक है, इसमें एक कुंडलन की लंबाई कितनी है, 45 एंगस्ट्रॉम। कितनी है, 45 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये क्या है, हेलिक्स की लेंथ है। हेलिक्स की लेंथ कितनी है, 45 एंगस्ट्रॉम। उधर कितनी थी, 34 एंगस्ट्रॉम थी। कितनी थी, 34 थी। इसमें क्षार युग्म जो होते हैं, बेस पेयर होते हैं, ये मैन एक्सिस से इसका जो एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री का। सबसे ज़्यादा एंगल इसी का बन रहा है। ठीक है, और ये जेड डीएनए जो होता है, ये जेड इसलिए कि जेड जो होता है टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसलिए इसको टेढ़ा मेढ़ा डीएनए भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टेढ़ा मेढ़ा डीएनए भी कहा जाता है। इसलिए जेड रूप में, जिगजैग रूप में दिखाई देता है। ठीक है ना, तो इसकी खोज की थी रिच ने। किसने की थी, रिच ने। ठीक है, ये अलग ही है बिल्कुल। ठीक है, ये रिच है, मतलब यूँ कह सकते हैं अपन कि ये बहुत रिच है। ठीक है, तो डीएनए में इसमें केवल एक ही खांच पाई जाती है। वो भी खांच कैसे होती है, खांच मतलब ग्रूव पाई जाती है, जो कि किससे होती है, छोटी होती है। कैसे होती है, छोटी होती है लेकिन गहरी होती है थोड़ी सी खांच। ठीक है, ऐसी ग्रूव पाई जाती है। जैसे हमने देखा था बी डीएनए, बी डीएनए में दो प्रकार की ग्रूव्स पाई जाती थी, माइनर ग्रूव्स और मेजर ग्रूव्स। ये हमने वहाँ पे बात की थी। ठीक है, इस डीएनए का निर्माण कब होता है, जब प्यूरिन जो क्षारक है, नाइट्रोजनी बेस है, और पिरिमिडीन जो क्षारक हैं, ये दोनों कैसे हों, एकांतरित रूप से उपस्थित हों। किस रूप से उपस्थित हों, एकांतरित रूप से ये क्या हो, उपस्थित हो, तब ये दोनों का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका निर्माण क्या होगा, होता है। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं अपन। डीएनए का जो जेड प्रतिरूप है, यहाँ पर जो लवण सांद्रता होती है, जो साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई होती है। और स्पेशल यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं। ठीक है ना, और इसकी जब उपस्थिति होती है तो ये बहुत ही स्टेबल हो जाता है। जेड डीएनए क्या हो जाता है, बहुत ही स्टेबल हो जाता है। और डीमेथाइलीकरण के कारण इससे जो डीएनए, जेड डीएनए होता है, इससे जुड़े हुए जो भी कंट्रोल करने वाले रेगुलर प्रोटीन होते हैं,
जो रेगुलेटिंग करते हैं इसकी, है ना, वो सारे के सारे फ्री हो जाएंगे, और फ्री हो जाएंगे तो इसका जो जीन है वो एक्टिव हो जाता है। जीन क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। इस तरीके से ZDNA का काम क्या होता है? ये रेगुलेटिंग के कार्य को क्या करता है? हमारी कोशिकाओं में पूरा करने का काम किसका होता है? आपके इन्हीं का होता है। हमारी कोशिकाओं में ये करने का काम किसका होता है? ZDNA का होता है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं। अब देखिएगा, ये कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ DNA, कि अलग अलग प्रकार के DNA हैं, उनके कंपेरेटिव स्टडी की है। देख लीजिएगा कि जैसे A प्रकार का DNA है, B है, C है, ये यहाँ पर दिए हुए हैं। टाइप्स ऑफ DNA दिया हुआ है, ठीक है। उसका साइज़ दिया हुआ है कि उसके साइज़ कैसा होगा, छोटा होगा, मीडियम होगा, बड़ा होगा। तो ZDNA ही बड़ा होता है, बाकी सब क्या होते हैं? मीडियम या छोटी साइज़ के होते हैं। और उनका व्यास क्या होगा, उसके रोटेशन क्या होता है, हेलिक्स का रोटेशन कैसा होता है, ठीक है ना। उसकी यूनिट जो है वो किससे मिलकर बना है, कि मोनोन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। उसके मोनोमर्स कौन कौन से होते हैं, डाइन्यूक्लियोटाइड है या क्या है, ठीक है। उसके अंदर जो बेस पेयर होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है ना। जैसे BDNA में कितने थे? 10 थे। ZDNA में कितने थे? 12 थे, है ना। उनका एंगल ऑफ एक्सिस कितना है, अक्ष से झुकाव कितना है, और उनकी एक्सियल हाइट जो है नाइट्रोजनी बीच की बेस के बीच की शारीयुग्म से दूरी कितनी है, इसकी हेलिक्स की लेंथ कितनी है, कुंडलन की लंबाई कितनी है। जैसे BDNA की 34 एंगस्ट्रम थी, है ना, और अभी हमने देखा कि ZDNA में कितनी थी? 45 एंगस्ट्रम थी, है ना। इनकी कंडीशन क्या है, कौन सी कंडीशन में बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें में जो है आपको नोट्स जो हैं वो PDF के रूप में आपको ग्रुप के अंदर अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। अब इसको कंपेरेटिव देखिएगा कि A जो DNA है ना, राइट हैंडेड है, सभी के सभी देखिएगा। अब सभी के सभी राइट हैंडेड है, ओनली Z को छोड़ करके, ठीक है ना। किसको छोड़ देना है? बिसाइड्स ऑफ ZDNA, ठीक है ना। इन सब को छोड़ करके बाकी सब राइट हैंडेड होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि ADNA जो है उसकी हाइट भी छोटी है, माइक्रो है, ठीक है, साइज़ छोटी है। B की भी साइज़ मीडियम है, C D सबकी मीडियम है। केवल Z की क्या है? साइज़ लार्ज है। कैसी है? लार्ज है, ठीक है। ZDNA की जो एक्सियल जो हाइट होती है, ठीक है ना, वो यहाँ पर कितनी होती है? 3.75 एंगस्ट्रम होती है। और BDNA में कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रम होती है। हेलिक्स लेंथ की बात करें तो B में होती है हेलिक्स लेंथ 34 एंगस्ट्रम, और Z में होती है 45 एंगस्ट्रम, ठीक है। और ये कुछ कंडीशंस हैं। अब ये देखिएगा, यहाँ पे यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की इकाई की बात करते हैं, कि यूनिट जो होता है, A जो होता है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड से बना है, B भी मोनोन्यूक्लियोटाइड से, C भी मोनोन्यूक्लियोटाइड से, और D भी मोनोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। और Z की बात करें तो ये डाई न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। अब देखिएगा, अब ये मोनोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, तो जब 8 इसके अंदर बेस पेयर हैं तो 8 क्या होंगे? मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो कितने मोनोन्यूक्लियोटाइड होंगे? 8। लेकिन डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब होता है 2, मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड की से मिलकर के बनता है। तो 2 न्यूक्लियोटाइड का एक मोनोमर है, तो सोच लीजिए कितने 2 डाई न्यूक्लियोटाइड होंगे? 6 होंगे। तो ये 6 × 2 कितने हो गए? ये 12 हो गए। कितने हो गए? 12 हो गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से 12 बेस पेयर इसमें पाए जाते हैं। और इसके आगे एक डायग्राम बता रहा हूँ मैं आपको, ये देखिएगा कि ये जो है आपका, ये आपका ZDNA है, और ये आपका जो रेगुलर BDNA है। तो BDNA में देखिए 2 प्रकार की ग्रुप्स हैं, मेजर ग्रुप्स भी हैं, माइनर ग्रुप्स भी हैं। लेकिन ये ZDNA है, ZDNA देखिए ये इस प्रकार से, इसकी शेप ही बिल्कुल अलग है। क्या है? शेप ही बिल्कुल अलग है, इस तरीके से जिगजैग है, इसलिए इसको ZDNA कहते हैं। और इसमें देखिए ग्रुप्स पाई जाती हैं, इस तरीके से ग्रुप्स पाई जाती हैं। तो ये ग्रुप्स क्या होती हैं? छोटी होती हैं, पतली ग्रुप्स होती हैं, है ना। कैसे होती है? छोटी या पतली ग्रोथ होती है। तो इसके आगे जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे अपने RNA का स्ट्रक्चर।